बोला जाए कि भविष्य में सैंड के लिए वॉर्स होंगे तो आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। आप ये सोचेंगे कि बालू जैसी मामूली चीज के लिए भला कौन लड़ाई करेगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बालू कोई मामूली चीज नहीं है। दुनिया भर में जितने निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए बालू सबसे अहम कंपोनेंट्स में से एक है। बालू से ही सीमेंट, कंक्रीट, मोर्टार इत्यादि बनते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि सैंड नहीं होती तो आज हमारी दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं दिखती। सैंड के बिना शहरीकरण तो संभव ही नहीं हो पाता। कंस्ट्रक्शन के अलावा भी सैंड के और अलग अलग यूजेज हैं। उदाहरण के तौर पर सैंड कंप्यूटर चिप्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स इत्यादि को मैन्युफैक्चर करने में भी सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैंड वाटर को फिल्टर करने के पर्पस से और एज एन एब्रेसिव भी यूज किया जाता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार सैंड एयर और वाटर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिसोर्स है। लेकिन इस बात के बावजूद कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ के टोटल लैंड सरफेस एरिया का 1/3 पार्ट डेजर्ट है। डेजर्ट सैंड कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होती और उपयोग करने लायक सैंड बहुत लिमिटेड है। बढ़ते शहरीकरण और कंस्ट्रक्शन के कारण पिछले कुछ दशकों में सैंड का यूज काफी बढ़ चुका है। डेटा के अनुसार लास्ट 20 ईयर्स में बालू का उपयोग 3 गुना बढ़ गया है। दुनिया भर में हर साल 50 बिलियन टन सैंड ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज की जाती है, जिसमें 50% सैंड नेचुरल और बाकी 50% मैन्युफैक्चर्ड सैंड होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सैंड की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा साल 2019 में की गई एक स्टडी के अनुसार अर्बन इंडिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हर वर्ष 60 मिलियन मेट्रिक टन रेत निकाली जा रही है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इतना ज्यादा सैंड का कंजम्पशन के बावजूद राज्य सरकार और आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि सारा फायदा सैंड माफिया के हाथों में जा रहा है, जो अपने मसल पावर और पॉलिटिकल कनेक्शंस के बल पर प्रशासन की नाक के नीचे से बालू के लूट का कारोबार चला रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सैंड माफिया खुलेआम हर उस व्यक्ति को जो उनके रास्ते में आने की कोशिश करता है उन्हें किनारे कर देते हैं और सरकार और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। बालू की ब्लैक मार्केटिंग और उससे रिलेटेड मर्डर्स की बात साफ होने के बावजूद इंडिया में अब तक इसे लेकर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं बनाया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बालू के लूट के इस खेल को विस्तार में समझेंगे। हम देखेंगे आखिर क्यों और कैसे ये सैंड माफिया दिन दहाड़े बालू की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं और सरकार सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी क्यों नहीं कर पा रही है। इसके अलावा हम इलीगल माइनिंग का पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी है। अनसस्टेनेबल सैंड माइनिंग और उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन GS3 के एनवायरमेंट सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बढ़ते शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण ने बीते कुछ सालों में इंडिया में सैंड की डिमांड को स्काई हाई रेट से इंक्रीज कर दिया है। 2020 में कंडक्ट किए गए एक स्टडी के अनुसार इंडिया को वर्तमान की रफ्तार से ग्रो करने के लिए पर ईयर करीब 900 मिलियन टन सैंड की जरूरत है और ये डिमांड हर साल 6 से 7% के रेट से बढ़ती जा रही है। नेचुरली सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रिवर्स से इतने ज्यादा अमाउंट में सैंड एक्सट्रैक्ट करना संभव नहीं है। नदियों से अत्यधिक बालू निकालने का असर वहां के इकोसिस्टम और जीव जंतुओं पर भी होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंड माइनिंग और दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स के एक्सेस एक्सट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कई कानून बनाए। फॉर एग्जाम्पल द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए रूल्स बनाने की पावर दी गई है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा बालू के बढ़ते मांग को पूरा करने के लिए सैंड माफियाज सत्ता की आंखों के सामने बालू की कालाबाजारी का कारोबार चला रहे हैं। दो हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है ये पता करने के लिए कि कितना सैंड इलीगली माइंड होती है, लेकिन फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ माइंस पीयूष गोयल के अनुसार साल 2015-16 में इलीगल माइनिंग के 19,000 केसेस दर्ज किए गए थे। और इसके अलावा न जाने और कितने इलीगल माइनिंग के केसेस हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देबी गोयनका, जो कि मुंबई बेस्ड कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट में काम करते हैं, उनका कहना है कि इंडिया में हर एक कंस्ट्रक्शन साइट के विदिन 50 किलोमीटर किसी नदी या कोस्टल एरिया के आसपास
इलीगल माइनिंग का काम चलता रहता है। और क्योंकि बालू को ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल और कॉस्टली काम है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपने आसपास से ही बालू मंगाना प्रेफर करती हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत, जिसे साल 2012 में अमेंड किया गया था, जो भी व्यक्ति या कंपनी सैंड माइनिंग करना चाहते हैं उन्हें स्टेट अथॉरिटीज से लाइसेंस एक्वायर करने की जरूरत होती है और एक्सट्रैक्टेड अमाउंट के लिए स्टेट को रॉयल्टी पे करने की जरूरत होती है। रॉयल्टी अमाउंट इंडिया के अलग अलग स्टेट में वेरी करता है। यूपी में एक लाइसेंस ऑपरेटर स्टेट को रॉयल्टी चार्ज पे करने के बाद हर एक डंपर बालू का लगभग 20,000 रुपीज चार्ज करता है। वहीं सैंड माफियाज उतने ही बालू को महज 8,000 रुपए में ट्रांसपोर्टर्स को बेचते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को 10,000 रुपीज में बेचते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज कम दाम वाले बालू को ही खरीदना चाहेगी। यही वजह है कि सैंड माफियाज का बिना किसी प्रायर इन्वेस्टमेंट वाला ये कारोबार जोरों शोरों से फ्लरिश कर रहा है। सैंड माफियाज को कालाबाजारी के इस व्यापार के लिए बस कुछ ट्रक्स, लेबरर्स, ड्राइवर्स और माइनिंग स्पॉट चाहिए होता है। दोस्तों, इलीगल सैंड माइनिंग पैन इंडिया प्रॉब्लम है, चाहे वो मेघालय की गारो हिल्स हो, पंजाब की सुतलज, दिल्ली की यमुना, मध्य प्रदेश की चंबल और नर्मदा या फिर बिहार में कोसी। सैंड माफियाज पैसे और प्रॉफिट के लिए इन सारी नदियों को चरम सीमा तक एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। और तो और लाइसेंस ऑपरेटर्स भी बालू की कालाबाजारी करने से नहीं चूकते। वो परमिटेड अमाउंट से कई गुना ज्यादा बालू निकाल लेते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि हर एक ट्रक लीगल बालू पर 3 ट्रक इलीगल बालू निकाली जाती है। इसके अलावा माइनर्स को सिर्फ टॉप लेयर के सैंड को निकालने की परमिशन दी जाती है, मगर वो नदी के 10 फीट अंदर से भी बालू निकाल जाते हैं। एन शनमुगम, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि सैंड माफियाज हर साल गवर्नमेंट को लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम पॉलिटिशियंस और सैंड माफियाज के बीच के इस नेक्सस को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, साल 2013 में ग्रेटर नोएडा में इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ मुहिम चलाने वाली आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल जी के सस्पेंशन ने पहली बार सैंड माफियाज और पॉलिटिशियंस के बीच के स्ट्रॉन्ग नेक्सस का खुलासा किया था। हालांकि इस केस के बाद इससे पहले भी बालू माफियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पदाधिकारियों के सस्पेंशन के कई मामले सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की माने तो मिस नागपाल को उन्होंने कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के जुर्म में सस्पेंड किया था। दरअसल दुर्गा नागपाल ने ग्रेटर नोएडा में बन रहे एक धार्मिक स्थल, जो कि बिना किसी लीगल परमिशन के कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उसे डिमोलिश करा दिया था। लेकिन सूत्रों और खुद मिस नागपाल के मुताबिक उनके सस्पेंशन का मेन वजह बालू माफियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। कई लोगों का इल्जाम है कि बालू खनन का ज्यादातर काम वहां के लोकल समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी से जुड़े लोगों का था और मिस नागपाल का सस्पेंशन किसी भी और वजह से नहीं, बल्कि इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के कारण हुआ था। दोस्तों, सैंड माफियाज और पॉलिटिशियंस का ये नेक्सस इतना गहरा और शक्तिशाली है कि खुद सरकार और प्रशासन को भी इसके सामने झुकना पड़ता है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के अनुसार बालू की तस्करी के इस खेल में विलेज लेवल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से लेकर हाई लेवल तक के मिनिस्टर्स शामिल हैं। एक्टिविस्ट कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से बिना किसी क्लियरेंस के पॉलिटिशियंस द्वारा सैंड माफियाज के बीच लाइसेंसेस बंटवाए गए थे। सिर्फ यही नहीं, सैंड माफियाज और पॉलिटिशियंस के अलावा बिल्डर्स और कॉप्स भी इस मिली भगत में शामिल हैं। सोशल एक्टिविस्ट और फार्मर लीडर दुष्यंत नागर कहते हैं कि इलीगल सैंड माइनिंग के कारोबार के फलने फूलने के पीछे बिल्डर्स का तो इनफैक्ट सबसे बड़ा हाथ है। आखिरकार उन्हें ही तो इलीगल माइनिंग का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। मार्केट रेट से आधे से भी कम रेट पर सैंड माफियाज उन्हें बालू बेच देते हैं। वहीं बात करें पुलिस की, तो एक्सपर्ट्स का इल्जाम है कि वो भी रिश्वत लेकर बालू की कालाबाजारी में सैंड माफियाज का साथ देते हैं। सूत्रों से पता चलता है कि बिहार में पुलिस कांस्टेबल हर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बालू के लिए उनके मालिक से 500 से 1000 रुपए वसूली करते हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पुलिस के पास सैंड माफियाज का साथ देने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि सैंड माफियाज इनके इलीगल माइनिंग के धंधे में जो भी अड़चन डालने की कोशिश करता है उसे डराने, धमकाने और यहां तक कि उसकी जान लेने में भी नहीं हिचकिचाते। 8 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल सोनू कुमार चौधरी को, जो कि एक बालू से लदे ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे, उन पर भी पीछे से गाड़ी चलाकर
कुचल दिया गया था। सैंड माफियाज ने और भी कई जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, कॉप्स और पदाधिकारियों की ठीक इसी तरह जान ले ली। साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जनवरी 2019 और नवंबर 2020 के बीच इलीगल सैंड माइनिंग से जुड़े किलिंग्स और एक्सीडेंट्स में 193 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सैंड आरपी के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत के अनुसार ये डेटा सिर्फ रिपोर्टेड केसेस के बेस पर कंपाइल्ड है। वास्तविकता में टोटल केसेस इससे कई गुना ज्यादा है। मिस्टर रावत के अकॉर्डिंग इनमें अधिकतर डेथ्स माइनिंग साइट्स पर काम कर रहे बच्चों का गड्ढे में गिरने की वजह से हुई है और दूसरा बालू लोड किए हुए ट्रक और डंपर ड्राइवर्स की रैश ड्राइविंग की वजह से। जान के नुकसान के साथ साथ पर्यावरण पर भी इलीगल माइनिंग का गंभीर परिणाम देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर एनवायरमेंटलिस्ट अपनी चिंता जताते हैं। आइए वीडियो के अगले सेक्शन में हम इलीगल सैंड माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने पर हो रही सैंड माइनिंग इंडिया के कोस्टल रीजन्स में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। नदियों से अत्यधिक बालू का खनन रिवर बेड्स और उनके किनारों को डैमेज कर देती है, जिसका प्रभाव नदी के बहाव पर पड़ता है और बाढ़ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिवर बेड्स डिस्टर्ब होने के कारण ब्रिजेस के भी बेस कमजोर हो जाते हैं, जिससे लोगों की सेफ्टी खतरे में आ रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश बेस्ड कंजर्वेशनिस्ट सत्यनारायण बॉलीशेट्टी अपनी राय देते हुए कहते हैं कि सैंड रिवर्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और सैंड रेन वाटर को रिटेन करके रखता है, और जब बारिश नहीं होती तो सैंड से ये पानी रिलीज होता है और इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। रिवर से एक्सेस सैंड निकाले जाने की वजह से वाटर टेबल भी नीचे जा रही है, जिससे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एक्सेसिव सैंड माइनिंग रिवर इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसका असर नदी और आसपास के जीव जंतुओं पर भी होता है। रिवर बेड्स के डिस्ट्रक्शन के कारण पानी में रह रहे जीव जैसे क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स का नेचुरल हैबिटेट बर्बाद हो जाता है। इंडियन रिवर फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक यदि एक्सेसिव सैंड माइनिंग को प्रिवेंट नहीं किया जाता तो नदियों के रहने वाले अनेकों स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। जाहिर तौर पर फिश ब्रीडिंग पर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों के लाइवलीहुड को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा सैंड माइनिंग के बाद सैंड के माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में मिलकर एयर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, जो सांस के थ्रू लंग्स में जाकर कई बीमारियों को जन्म देता है। दोस्तों, अभी तक के डिस्कशन से यह बात साफ हो गई है कि यदि इलीगल सैंड माइनिंग बिजनेस को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो इसके ग्रेव कंसिक्वेंसेस का सामना पूरे मानव जाति को करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन में सैंड माइनिंग ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सरकार के पास क्लियर गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से इलीगल सैंड माइनिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 2020 में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 के नाम से कुछ गाइडलाइंस लाई थी। आइए हम गाइडलाइंस के मुख्य पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए ड्रोन्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाना चाहिए। दूसरा, सर्वे के थ्रू रिवर इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट स्पीसीज जोन को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उन्हें नो माइनिंग जोन घोषित कर दिया जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट जहां सैंड अवेलेबल हो वहां सर्वे कर एनवायरमेंट और सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए माइनिंग और नो माइनिंग जोन्स की फॉर्मेशन की जानी चाहिए। एनवायरमेंटल डैमेजेस को एसेस करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमिटी फॉर्म की जाए और डैमेज की भरपाई के लिए कॉम्पनसेशन अमाउंट दिया जाए। इसके अलावा सैंड माफियाज और इलीगल सैंड खरीदने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उन्हें इस ऑफेंस के लिए सजा दी जानी चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स इन गाइडलाइंस को लेकर ज्यादा होपफुल नजर नहीं आते। उनके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस आइडियली तो बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन मुख्य समस्या इनका इम्प्लीमेंटेशन है। सैंड माफियाज, पॉलिटिशियंस और रियल्टर्स मिलकर इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट होने से रोकेंगे। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब तक सैंड की डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप पूरा नहीं होता, इलीगल माइनिंग का काम चलता रहेगा। इसे रोकने का हमारे पास एक उपाय है और वो है मैन्युफैक्चर्ड सैंड के यूज को इनकरेज करना। तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में बिल्डर्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड सैंड को यूज कर रहे हैं। बिल्डर से पूछे जाने पर वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये सैंड नदियों से निकाली जाने वाली सैंड से ज्यादा सस्ता और उतना ही एफिशिएंट है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए तमिलनाडु के जैसे पूरे भारत में मैन्युफैक्चर्ड सैंड के यूज को बढ़ावा दिया जाए।
तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस इलीगल सैंड माइनिंग और उसके कंसिक्वेंसेस पे। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ द ऑनगोइंग रैम्पेंट इलीगल सैंड माइनिंग इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,